पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विभाग की जमकर पोल खोली है। उन्होंने कहा कि मैं निर्णय लिया लेकिन उन निर्णय को पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं बिल्कुल मेरे कार्यकाल की जांच हो, जांच विधानसभा की कमेटी से हो या हाई कोर्ट सेवानिवृत्ति जब से हो। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कह रहा था कि डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आज अपमानित किया जा रहा है और शिक्षक की नौकरी कैसे कोई ले लेगा। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर हमारे कार्यकाल में कई नियम कानून बदले गए लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के साथ साथ 2015 से लेकर आज तक पूरे कार्यकाल की जांच कराई जाए। सीधी बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रहते हुए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के रसूख वाले मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री को टारगेट करके कुछ बातें कही। ये बात सही है कि जल संसाधन विभाग का, सिंचाई विभाग का आज अनुदान मांग था, तो मैंने जो जल संसाधन विभाग के बारे में जो सार्वजनिक निवेश में राशि की कमी की गई है लगभग 1000 करोड़ का, उस बात को रेखांकित किया कि अगर सार्वजनिक निवेश में आप 1000 करोड़ की कमी करेंगे तो फिर प्रलयंकारी बाढ़ को आप फेस करेंगे, तो राजहित में यह बात नहीं होगी। इस बात को प्रमुखता से कहते हुए, क्योंकि सरकार के 2 बड़े संसदीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया था, मेरे लिए यह अविश्वसनीय था कि संसदीय परंपरा में इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति किस तरह से गलत बयानी कर सकते हैं। उसमें 2 बात प्रमुख थी, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजद के मंत्रियों ने गड़बड़ किया। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और फिर विजय चौधरी जी ने इस बात को कहा कि भाई मैं विभाग नहीं गया तब बहाली हुई। बहाली एक दिन में होती है क्या? मेरे पास तिथिवार कम से कम 1 दर्जन पत्र है, और पत्र नहीं मंतव्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ये 12-13 अवलोकन के लिए मैं पहुंचा कि बीपीएससी कैसे हो, नियोजित शिक्षकों के लिए कैसे राहत का रास्ता निकले, नियोजित शिक्षक बंधु इस बात के लिए आश्वस्त थे कि 2015 में जब महागठबंधन सरकार बनी तो 9000 से 18000 वेतन हुआ, दुगुना हुआ, कई सर्विस कंडीशन ठीक हुआ। फिर दूसरी बार सरकार बनी तो महागठबंधन का यह एजेंडा था हमारा कि हम अगर राजकाज पर आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जाति गणना करेंगे, आरक्षण विस्तार करेंगे और एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मेरा ये कहना है कि एजेंडा था। एनडीए तो अपना एजेंडा दिखावे, एजेंडा को तामील करने की जिज्ञासा एजेंडा वाले लोगों को होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशन में और हर समय बेरोजगारों के लिए चिंतित युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से जब ये बात उस फ्रंट पर उठी, आप पिछली दफ़ा डिबेट में देख चुके थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी कि ये इशू था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख, ये हमारा सबसे प्रमुख इशू था। बेरोजगारी का दंश झेल रहा है देश। आज भारत सरकार के लिए 2-2 करोड़ रोजगार कोई विषय नहीं रहा, महंगाई विषय नहीं रहा, किसान की तरक्की विषय नहीं रहा, सीमा सरहद की चौकसी भी विषय नहीं रहा। और सबसे इतर जब बिहार में महागठबंधन की सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सामूहिक रूप देने का काम किया और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा था उस तरफ कदम बढ़ाए,
ठीक है, हमारी सरकार नहीं बनी, 12,270 वोट से अंतर हो गया, दो चार 5 जगह बेईमानी भी हुई, सब जानता है। तो सत्ता पर बैठे सत्तासीनों ने, सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे सत्तासीनों ने जो बेईमानी की वो सबके सामने है। बावजूद भी लगभग 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। इस दरमियान में हमारा ये कहना था कि भाई 17 साल से शिक्षक कितना वेतन पा रहे थे? 4,000, 8,000, 9,000, एक जगह 48,000। तो भाई आप शिक्षक बहाल कर रहे थे कि डेली वेजेज मजदूर बहाल कर रहे थे? इस दंश को तोड़ करके अभी मुझे खेद है कि अगर विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो जिनका सरकार में रसूख है, अगर इसका भी श्वेत पत्र जारी करें कि किस तिथि में बीपीएससी बहाली का उन्होंने काम किया और फिर नियोजन नीति कैसे आ गई, नियोजन पर संचिका कैसे बढ़ रही थी। तो हम चूँकि शिक्षक हैं और शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इस देश में भारतीय परंपरा में शिक्षकों को सबसे ऊंचा दर्जा पर रखा गया। स्वयं प्रभु ने अपने से ऊपर शिक्षकों को रखा है। गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम ये इतनी बड़ी बात है। और यहाँ और सबसे खुशी की बात कि बिहार ज्ञान की भूमि कही जाती है, अहिंसा की भूमि, ज्ञान की भूमि, गणित की भूमि, गणतंत्र की भूमि, पता नहीं। मैंने भारतवर्ष को अगर मस्तक ऊंचा करने के सारे अवयव बिहार के रास्ते से गुजर। अब देखिए, अब वो इस बात को पहले एजेंडा दिखावे अपने पार्टी का कि आपके पास एजेंडे में क्या क्या था। एनडीए के एजेंडे में क्या ये था? 10 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार था। क्या हमारा एजेंडा था? ताल ठोक के हम बोलते थे और सहमति भी इसी बात पर हुई थी कि महागठबंधन के एजेंडे को आप पूरा करेंगे। आप बताइए कि 90 के दशक में 94 में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया था। आज भी आप लोग गांव घूमते होंगे, गांव से शिक्षा चौपट हो गई 17-18 साल में। ये सत्य नहीं है क्या? मैं शिक्षा मंत्री बना तो मुझे बुला करके हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि कुछ नहीं, हमको 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है और कम से कम 3 लाख के आसपास आपके विभाग से नौकरी निकलेगी, तो आप इस पर काम करिए। मैं 1 महीना तक, मैं बोला उस सदन में, 1 महीना तक होमवर्क किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूँ, चरण भी छूटा हूँ, आप लोग जानते हैं। मगर जब राजनीतिक शुचिता का सवाल आएगा, सिद्धांत का सवाल आएगा, तो चिंता की बात तो है ना। गांधी जी के 7 गांधी जी के उक्ति से जो 7 पाप हैं जो नहीं करना है, उसमें राजनीतिक शुचिता के साथ साथ सिद्धांत विहीन राजनीति की भी बात है। हमारा ये कहना है कि हम लोग यह मान लेते कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बिहार के विकास के लिए आंचल फैला के बैठे रहे, 17 साल 18 साल भी फिर गए हैं, घोषणानुसार विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, 2014 में चुनाव के टाइम में, विधानसभा चुनाव के टाइम में ही देश के चौकीदार का यह घोषणा था कि 1.25 लाख करोड़ रुपया दूंगा। क्या 1.25 करोड़ भी विशेष पैकेज के रूप में आया? तो मेरा कहना कि अब भी सिर्फ घोषणा नहीं, अधिसूचना निर्गत करा लो बिहार के विकास के लिए, तो समझें कि कोई बात हो। घोषणा सिर्फ नहीं है, घोषणा तो करके गए थे, 2 करोड़ दूंगा, प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, किसान किया 2022 तक दुगुनी करूंगा, क्या क्या करूंगा। तो ये सब जब उनके एजेंडे से बाहर हो गया, तो मैं देखिए, ये विकास ट्रेडर्स है, शिक्षकों को अपमानित करने का लैंग्वेज क्या है। ये सीमेंट गिट्टी छड़ का अनुभव रखता है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है। इधर भी दिखाइए सर। ये सीमेंट गिट्टी छड़ का उसको अनुभव है। ये शिक्षक आपूर्ति लिखते हैं। देखिए, क्या सीमेंट गिट्टी छड़ हो गए क्या शिक्षक? सरकार क्या काम कर रही है? आउटसोर्सिंग में कितनी धांधली हो रही है? शिक्षा दिवस के अवसर पर भी मेरा संबोधन था कि भारी पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है 2023 के शिक्षा दिवस के अवसर पर। अब आउटसोर्सिंग की बहाली कैसे हो रही है आप लोगों को भी पता है, क्या क्या बेरोजगारों को तंग किया जा रहा है। और आउटसोर्सिंग की बहाली में जो लाख से ज़्यादा बहाली हुई है, कंप्यूटर टेक्नीशियन का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, पता कर लीजिए। माउस चलाने आता है नहीं आता है, मगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। और इसके लिए भी जो भी बहालियाँ हो रही है, ये राज्यादेश है 17/11/17 का। इससे पहले कैबिनेट का निर्णय है
कि आउटसोर्सिंग की बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। हमने जवाब मांगा, मगर माननीय विभागीय मंत्री इस मुद्दे पर चुप रहे कि आखिर क्यों इतनी नाइंसाफ़ी हुई। दलित पिछड़ों के साथ, प्रगतिशील समाज के EWS के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों हुई है? तो मेरा ये कहना है कि साहब, एक व्यक्ति कहाँ से नए पथ से सह पाता है कि मैंने बड़े बड़े राजनीतिक और सरकार में रसूख रखने वाले मंत्री की अध्यक्षता में भी कुछ निर्देश दिए गए जो मैंने वहाँ रेखांकित किया, वो भी तामील नहीं हुआ। 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, पता नहीं रिटायरमेंट के भर्ज पर जो नियोजित शिक्षक हैं, उसको आप फिर से मधेपुरा के लोग को सासाराम भेजोगे? सासाराम के लोग को मधेपुरा भेजोगे? भाई, ये आप शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं कि क्रूर नीति अपना करके शिक्षकों को अपमानित करना चाहते हैं? इसलिए मेरी आपत्ति थी और विभिन्न मुद्दे पर आपत्ति मैंने जाहिर की। मैं फिर ये कहना चाहता हूं और मैंने मजबूती से इस बात को कहा, जांच एजेंसियों का क्या हाल है आपको पता है, लेकिन मैं चूँकि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री रहा हूँ, जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर संपूर्ण मेरे कार्यकाल का ही जांच हो, ऐसा नहीं। जांच करानी है और निष्पक्षता है, कोई बायसनेस नहीं है। तो 2015 से आज तक का, गांव से लेकर शहर तक का, माननीय मंत्रियों का, माननीय विभागीय अधिकारियों का जांच हो, जो कहाँ कहाँ रूल्स ऑफ एजुकेटिव बिजनेस का वायलेशन हुआ। दर्जनों संचिकाएँ ऐसी मिलेगी, दर्जन, एक आध दर्जन से कम नहीं, जहाँ वित्तीय नियमावली का उल्लंघन हुआ है, जहाँ वित्तीय गबन के आरोप सीधा सीधी लग सकते हैं। तो भाई, सिर्फ राजद के मंत्री ही जांच के दायरे में जाएंगे तो लगता है कि जदयू वाले और एनडीए वाले सुरखाब के पंख लगा के आए हैं। क्या क्या हो रहा है कौन नहीं जानता है। इसलिए मेरी मांग है कि चूँकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, सबके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, कि 2000, मैंने सदन में होगा इस बात को, कि 2015 से लेके आज तक अगर आप चाहते हैं सच्चाई में जांच हो और दोषी समाज के सामने आए, तो निश्चित तौर पर विधानसभा की सर्वदलीय समिति से जांच कराइए। अगर वो भी संभव नहीं है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की एक कमेटी से कराइए।